हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे विश्व और मानव सभ्यता विकास की ओर आगे बढ़ती जा रही है, विकास के क्षेत्र में नए नए पायदान पर चढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साथ में ही पर्यावरण के प्रति जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ता जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की जो चिंताएं हैं, वरीज ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है वो भी बढ़ रही है। तो इसी क्रम में एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से उभर कर आया है और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, टिकाऊ विकास। कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से चर्चा में है और चर्चा में होने के साथ साथ ये जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज़ का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अलग अलग परीक्षाओं के सिलेबस में है, MPPSC में, UPSC दोनों में, जो है प्रीलिम्स में तो है ही, मेंस में स्पेशली इसको अलग से बताया गया है। इस पर बहुत प्रश्न आए हैं और मैंने देखा है कि UPSC और MPPSC के कई ऐसे हैं, कई निबंध ऐसे हैं जो इस पर जो है डिपेंडेंट, इस पर आधारित आए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज हमारी चर्चा का जो विषय होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या टिकाऊ विकास। आप देख रहे हैं शिखरा ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका मित्र सुनील सिंह। पक्ष देखेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि सतत विकास का अर्थ क्या है, आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। हम देखेंगे कि कौन से कारण है, किस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है और फिर हम उसके कुछ उपाय देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टिकाऊ विकास क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास का ही एक रूप है। जो टेक्निकल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो भौतिक विकास, जो फिजिकल डेवलपमेंट दुनिया में किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है, मानव सभ्यता के द्वारा किया जा रहा है, उसका ही एक रूप है। लेकिन ये ऐसा एक विकास है जिसमें पर्यावरण संरक्षण की चिंता को भी स्थान दिया गया है। The worry towards the conservation of environment is given place। तो हम इसके अंतर्गत एक ऐसी विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, एक ऐसी तकनीक को अपनाते हैं ताकि विकास तो होता रहे लेकिन पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचे। विकास भी हो जाए, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ध्यान रखिए कि सतत विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम विकास के अलग अलग लक्ष्य प्राप्त करते हैं विदाउट कॉजिंग, हम बिना किसी पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए या न्यूनतम नुकसान पहुंचाकर। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट in which the different goals, different objectives of development are achieved without causing damage to the environment or causing least damage to the environment। क्यों ऐसा, क्यों? टिकाऊ का अर्थ क्या होगा फिर यहाँ पर? देखिए, हम इसके माध्यम से विकास की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं जिससे विकास तो चलता रहे, मानव जीवन को अधिकाधिक सुरक्षित बनाने के लिए, मानव जीवन को अधिकाधिक सुविधाजनक बनाने के लिए हम नई नई तकनीक लेके आएँ, नए कार्य करें, नए संसाधन विकसित करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि हमको पर्यावरण से जो कुछ मिला है, हमको प्रकृति से जो कुछ मिला है, उन प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारा एक दायित्व है। हमें पिछली पीढ़ी से पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मिट्टी है, जिसमें वायु है, जिसमें जल है, जिसमें दूसरे जो वन्य जीव है, वन है, ऐसे जो संसाधन हमको पिछली पीढ़ी से मिले हैं, हम उसी रूप में उसे अगली पीढ़ी को सौंप सकें। क्योंकि हमको विकास तो प्राप्त करना है, लेकिन अगर हम ये सब खो देंगे, ये प्राकृतिक संसाधन खो देंगे, तो हमारे हाथ में केवल विकास रहेगा लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेंगे और अगली पीढ़ी को हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। We will not have anything to hand over the next generation, क्योंकि हम विकास के प्रयास में इन सबको खो देंगे। तो विकास की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं जिससे कि विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो और प्रकृति के ये संसाधन हम अगली पीढ़ी को उसी रूप में सौंप सके जिस रूप में हमें पिछली पीढ़ी से प्राप्त हुआ है।
We have to hand over all these natural resources to the next generation as we received from the last generation. ये निरंतरता है, देखिए कंटिन्यूटी है, ये सस्टेनेबल है, ये सतत विकास है, ये टिकाऊ विकास है। तो विकास की एक विकास ही है, इसमें आपको डेवलपमेंट ही करना है, इसमें आपको उद्योग ही लगाना है, इसमें आपको बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, इसमें आपको कृषि आगे बढ़ानी है, मैं कह रहा हूँ सब कुछ डेवलप करना है। बट यू विल हैव टू अडॉप्ट ए टेक्नोलॉजी, you must adopt a technology which achieves different goals, different objectives of development without causing damage, without causing losses to the environment, to the natural resources. तो ये जो है ये सतत विकास है फ्रेंड्स। अब प्रश्न यह है कि ये टकराते कैसे हैं। देखिए ऐसा है कि बहुत पहले से, जब से पर्यावरण संबंधी विचार पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लगभग पिछले 60-70 वर्षों से, पिछले मतलब ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के आखिरी जो लेटर हाफ है वहाँ से इसकी चिंताएं जो है शुरू होती है। तो वहाँ से ये बात हो रही है कि साहब डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण, विकास और पर्यावरण संरक्षण, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये दो जो है बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स है, ये विरोधाभासी अवधारणा है, एक दूसरे के विरुद्ध है। यानी अगर आप विकास करेंगे तो पर्यावरण को तो नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, पर्यावरण संरक्षण कठिन हो जाएगा। या फिर यह कहना कि अगर आप पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो विकास कठिन हो जाएगा। इस तरह से these are two contradictory concepts, these were to considered to be the contradictory concept। इनको माना जाता था कि ये विरोधाभासी, एक दूसरे के विरुद्ध है। अगर विकास करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता, और पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो विकास आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता था, क्योंकि हो भी रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि मतलब इस तरह से हो भी रहा था कि जब आप विकास करते थे तो ये सब, जैसे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे और बांध बनाएंगे और आप एनर्जी डेवलप करेंगे, तो उसके कारण पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही होगा, ऐसा माना जा रहा था। कैसे नुकसान हो रहा था जरा आप देखिए। जैसे आप देखिए कि वायु प्रदूषण हो रहा था, तरह तरह के प्रदूषण हो रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। एयर पॉल्यूशन था, वायु प्रदूषण था, आप देखिए कि जल प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन है, आप देखिए कि मृदा प्रदूषण है, सॉइल पॉल्यूशन है, और देखिए निर्वनीकरण है, डिफॉरेस्टेशन है। ऐसी कई चीज़ें हो रही थी। आप देखिए कि वायु प्रदूषण, जितना भी हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जितनी गाड़ियां बढ़ रही है उतना ज़्यादा उनसे टॉक्सिक धुआं निकल रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, और दूसरे आर्सेनिक और लेड और तरह तरह के ऐसे हैजार्डस एलिमेंट्स निकल रहे हैं। और देखिए आप कि जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी चिमनियों से जो है धुआं निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। या आप एनर्जी सेक्टर देखिए कि हमारे यहाँ जो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, खासतौर पे जो कोयले से बिजली बनाई जा रही है, थर्मल पावर प्लांट्स जितने भी है, उसमें सब में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, फ्लाई ऐश का उत्सर्जन हो रहा है, जो फिर एक बार बहुत खतरनाक है मानव स्वास्थ्य के लिए, फ्लाई ऐश। तो ये सब चीज़ें वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। जल प्रदूषण हो रहा है, आप देखिए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सारा पानी में छोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि यमुना और गंगा के प्रदूषण का मूल कारण ही है कि इसके किनारे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, चाहे वो नोएडा में लगे हो, चाहे मथुरा में लगे हो, चाहे वो कानपुर के हो, बनारस के हो, पटना के हो, सारे उद्योगों का पानी जो है नदियों में छोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जो है ये नदियाँ सब स्वच्छ हो गई, प्रदूषण कम हो गया, प्रदूषण लेवल बहुत कम हो गया, क्योंकि उत्सर्जन जो है वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो इंडस्ट्रीज़ बंद होने के कारण नदियों में नहीं जा रहा है। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी वैसे वैसे जो है इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। आप देखिए इसके अलावा सीवेज, जितना भी सीवेज है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है, और इसके कारण भी जो है नदियाँ प्रदूषित हो रही है, शवाधान हो रहा है नदियों में, उसके कारण प्रदूषित हो रही है। तो या फिर मृदा देखिए आप, जैसे जैसे कृषि का विकास हो रहा है, कृषि में ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, वैसे वैसे जो है मिट्टी प्रदूषित हो रही है, वैसे वैसे उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसमें जो नेचुरल ऑर्गेन्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं।
पेस्टिसाइड्स के कारण जो जर्म्स थे, जो छोटे छोटे कीट पतंग थे, जो मित्र कीट पतंग थे, वो जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो मृदा प्रदूषित हो रही है। और जब आप बांध बना रहे हैं, जब आप बड़े बड़े आवासीय प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो आप वनों को नष्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना में बड़ी संख्या में वन काटे गए, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको ये सब जो है ये लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दो विरोधाभासी अवधारणाएं। लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं कि जो सतत विकास की अवधारणा है वो यही है कि साहब ये दो विरोधाभासी दिखती जरूर है, फिर भी एक रास्ता है। देयर इज ए वे, देयर आर टेक्निक्स विच कुड बी यूज्ड in order to achieve these objectives of development without causing least damage to the environment, to the natural resources. तो साहब ये प्रदूषण को रोका जा सकता है और डेवलपमेंट भी किया जा सकता है, ऐसी तकनीकें हैं। तो हम उन्हीं तकनीकों की बात करते हैं सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रक्रियाएं, ऐसी प्रणालियां उपयोग करनी चाहिए, ऐसी प्रोसेस, ऐसे सिस्टम्स अपनाने चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए ताकि विकास के लक्ष्य भी प्राप्त हो और ये प्रदूषण से भी बचाया जा सके। और इस दिशा में कार्य किया भी जा रहा है। जैसे आप देखिए कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आजकल कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की जगह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की, जिसको आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कहते हैं, जिसको आप ग्रीन एनर्जी कहते हैं, जिसको आप अल्टरनेटिव एनर्जी कहते हैं, जिसको आप रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, वो सब आते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड मिल्स, जैसे बायोगैस, जैसे ग्रीन डीजल, ये सब चीज़ें, जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, जैसे और बहुत सारे रूप है इसके, वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे, जैसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण लें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा। तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, आप पावर विंड मिल्स को, आप सोलर एनर्जी को का उपयोग कर सकते हैं टू रिप्लेस द थर्मल पावर, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो। ऐसे ही आप देखो कि जो गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल से निकलता है, ऑटोमोबाइल से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते हैं, उनके लिए आप जो है ऑटोमोबाइल के जो टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आजकल BS6 टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। आजकल भारत में BS6 गाड़ियों को ही परमिशन दी जा रही है, जिसमें कम कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग को भी रोका जा सकेगा। तो ऐसे आप वायु प्रदूषण का रोक सकते हैं। या जो उद्योगों से निकल रहा है, उद्योगों की चिमनियों में भी जो है थर्मल कंडक्टर यूज़ करते हैं, ताकि जो है वो थर्मल कंडक्टर जो है वो निकलने वाले कार्बन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसे कुछ अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं वायु प्रदूषण कम करने के लिए। जल प्रदूषण कम करने के लिए आप जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं, जगह जगह आजकल बनी रहे हैं। आजकल तो NGT का आदेश है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि सारे जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो सब जो है उसमें SPT अनिवार्य है। SPT के बिना, SPT यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सॉरी STP होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कि जितने भी आवासीय परियोजनाएं होंगी उसका पानी जो है नदियों में छोड़ा जा सकता है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट भी छोड़ा जा सकता है तभी जबकि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके आया। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसके सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं, यानी फिल्टर करके ही पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। तो ये कर सकते हैं। आप देखिए कि इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत में एक नमामि गंगे नाम की परियोजना चल रही है। 2015 से जो है हमारे यहाँ नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो है इस तरह के सारे सुधार किए जा रहे हैं ताकि नदियों को स्वच्छ किया जा सके, गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ किया जा सके। ऐसी 12 नदियाँ जो है ली गई है। तो वो सब जल प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया। मृदा प्रदूषण के लिए आप जो है वो जो है जीरो बजट फार्मिंग अपना सकते हैं, जीरो बजट फार्मिंग अपना सकते हैं, या जिसको हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कहते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं, वो अपना सकते हैं, जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें, कंपोस्ट का उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, ग्रीन कंपोस्ट का उपयोग करें। और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है,
इंसेक्टिसाइड्स है उसकी जगह पर आप जो है नीम का प्रयोग, आप जो है दूसरे ऐसे ऑर्गेनिक नीम की खली का प्रयोग, नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे वो जो कैस्टर ऑयल होता है, अरंडी का तेल होता है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो है मृदा प्रदूषण को रोका जा सके। निर्वनीकरण को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। निर्वनीकरण को रोकने के लिए भी किया जा सकता है कि आप जैसे जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाएं, पहली चीज़ तो ये है कि वनों की कटाई को आपको रोक करना ही नहीं है, क्योंकि वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आदर्श रूप यह है कि किसी भी भूभाग में कम से कम 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो अभी तो हम उस लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए। पर इनकेस अगर वनों की कटाई करनी भी पड़े तो एनजीटी का आदेश है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि किसी कारण से अगर वनों की कटाई किसी प्रोजेक्ट के कारण की भी जाती है तो उसके 4 गुना अधिक पौधे जो है वो प्लांट किए जाना चाहिए। यू विल हैव टू प्लांट 4 टाइम्स प्लांट्स, आपको प्लांट करने पड़ेंगे 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो, प्रोजेक्ट के कारण अगर आप निर्वनीकरण करते हैं तो ये ऐसी प्रक्रिया अपना लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि निर्वनीकरण को भी रोका जा सकेगा। तो ये वो सब उपाय है जिसके द्वारा आप विकास भी कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी कम से कम पहुंचा सकते हैं। अब इस दिशा में बहुत सारे प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर तो हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। आप देखिए कि जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। हमारा पिछला एक वीडियो जो है ग्लोबल वार्मिंग पर भी था, आप देखिएगा उसको, तो उसमें आपको मिलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद क्योटो सम्मेलन हुआ जहाँ पर एक संधि की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये संधि की गई थी 1997 में। इसके बाद बाली में भी इस तरह का एक रोड मैप बनाया गया था 2007 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये तय किया कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे सभी देश। उसके लिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा अपनाई गई है, कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा अपनाई गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट वेयर अडॉप्टेड इन क्योटो प्रोटोकॉल। वो आगे हम पढ़ेंगे उसको कि वो क्या होता है, अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो वो सब कुछ अपनाया गया है ताकि विश्व में जो है कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो दिस इज ऑल बीइंग डन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भारत में किया जा रहा है और आगे भी हमको अपनाना होगा ताकि हम विकास के नए नए लक्ष्य तो प्राप्त करें, लेकिन अपनी प्रकृति को, अपने जो प्राकृतिक संसाधन हमको प्रकृति ने दिए हैं, हमको ईश्वर ने दिए हैं, हमको पिछली पीढ़ी ने दिए हैं, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाए। हमारी एक दायित्व भी बनता है कि हम पिछली पीढ़ी से जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करते हैं, इन द सेम मैनर वी हैव टू हैंड ओवर ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेस इन द सेम फॉर्म एज वी रिसीव्ड फ्रॉम द लास्ट जनरेशन। तो ये सब कुछ हमको करना है फ्रेंड्स, यही है सतत विकास की अवधारणा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए ताकि हमको भी समझ में आए, हमको एक नॉलेज मिले कि आपको अच्छा लगा है या नहीं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको ये इन वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।